हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अनूप शर्मा और आज हम लोग शुरू करेंगे यानी डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन। तो भाई, फ्रिक्शन क्या होता है, यानी फ्रिक्शन होता क्या है, कहाँ से आता है, ये सारी बातें पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जब बात होती है फ्रिक्शन की, तो देखिए फ्रिक्शन किसी भी दो कांटेक्ट सरफेस के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करता है जो अपने आप एग्जिस्ट होता है और अपने आप ही गायब हो जाता है। उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन। अब अगर बात किया जाए फ्रिक्शन कॉज कैसे होता है, यानी फ्रिक्शन से लॉस क्या है, बेनिफिट क्या है, सारी चीजें हम लोग देखते हैं कि फ्रिक्शन, यानी अगर बात किया जाए फ्रिक्शन, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स। पहली बात तो फ्रिक्शन मोशन का अपोज नहीं करता है। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन। यानी पहले तो फ्रिक्शन होता क्या है, जब हम लोग ये बात कर रहे हैं तो पहले एक बेसिक आइडिया की बात करें। तो बेसिक आइडिया के लिए देखिए, कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होती है। हम लोगों ने बचपन से अब तक ये पढ़ा है कि ऑल द सर्फेसेस आर मेड ऑफ with a small tiny rigid particle called molecule, then surfaces are not perfectly smooth। अब जब सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होंगे, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू की बात कर रहा हूं, यानी मोटे मोटे तौर पे अगर बात किया जाए तो जो भी सरफेस होगी वो इस तरीके से रफ सरफेस होगी। हमने यहाँ पे रफनेस कुछ ज्यादा बना रखी है। अब इसके ऊपर जब हम ऐसी कोई दूसरी सरफेस ला करके ऐसे रख देंगे, तो जब ये दूसरी सरफेस इसके ऊपर हम ऐसे ला करके रख देंगे, तो दोनों सरफेस की जो रफनेस है, यानी दोनों सरफेस की जो रफनेस है, वो आपस में एक इंटरलॉकिंग फॉर्म करेगी और उस इंटरलॉकिंग की वजह से ये दोनों बिल्कुल फिक्स हो गए। अब इसमें से अगर हम किसी एक सरफेस को मूव करें रिलेटिव टू अदर सरफेस, सपोज यहां इस अपर सरफेस को हमने मूव करा दिया रिलेटिव टू लोअर सरफेस, तो जैसी ये सरफेस आगे मूव करेगी, इनकी जो ये रफनेस है, इनकी जो रफनेस है जिसने इंटरलॉकिंग फॉर्म किया हुआ है, तो हमें इस सरफेस को मूव कराने के लिए कुछ एक्स्ट्रा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इनके बीच में जो रफनेस ने इंटरलॉकिंग फॉर्म किया हुआ है, हमें उस इंटरलॉकिंग को ब्रेक करना होगा। तो जब हम इंटरलॉकिंग को ब्रेक करना होगा तो हमें कुछ एक्स्ट्रा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और यही एक्स्ट्रा फोर्स फ्रिक्शन होता है। तो यानी यानी अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू की बात करें, यानी मोटे मोटे तौर पे बात करें, तो बस फ्रिक्शन का मतलब है कि all the surfaces are not perfectly smooth. When such type of surfaces are placed in contact, then they form interlocking. For the motion of one surface over other surface, some extra force is required for breaking the interlocking between the surface. This force is known as friction. ये तो हुई माइक्रोस्कोपिक यानी मोटे मोटे लेवल की बातचीत। अब अगर हम थोड़ा सा माइक्रोवेव की बात कर ले, माइक्रो लेवल पे है, तो जब अगर हमारे पास में सपोज दो सरफेस है और दोनों ही सरफेस परफेक्टली स्मूथ है, तो जब दोनों सरफेस परफेक्टली स्मूथ होंगी, ऐसी सरफेस को जब हम कांटेक्ट में रखेंगे, यानी एक सरफेस के ऊपर जब हम दूसरी सरफेस को ऐसे प्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे भी एक इंटरलॉकिंग फॉर्म होगी। क्योंकि जब हम इन दो परफेक्ट स्मूथ सरफेस को रखेंगे, तो दोनों सरफेस के बीच में जो सेपरेशन है वो नेग्लिजिबल होगा। मॉलिक्यूल का जो सेपरेशन होगा दोनों सरफेस के मॉलिक्यूल का, वो होगा नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का फोर्स और एग्जिस्ट करेगा एमंग द मॉलिक्यूल्स। ये फोर्स भी मोशन का अपोज करेगा, यानी जैसे हम इसे मूव कराएंगे तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टिंग फोर्स एग्जिस्ट करेगा इन दोनों के कांटेक्ट सरफेस में। कौन सा फोर्स? जो अभी हमने बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का फोर्स। दिस फोर्स इज आल्सो नोन एज फ्रिक्शन।
यानी बहुत स्मूथ सरफेसेस होंगी, परफेक्टली स्मूथ सरफेस होगी तो भी फ्रिक्शन लगेगा, रफ सरफेस होंगी तब भी फ्रिक्शन लगेगा। समझ गए भाई? यानी फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन का काम क्या है? तो फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, रियल मोशन की हेल्प करेगा। समझ गए भाई? तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन एंड हेल्प फॉर द रियल मोशन। ठीक है भाई? अब देखते हैं भाई ये कैसे हेल्प करता है और कैसे अपोज करता है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक ये ब्लॉक रखा और इस ब्लॉक का मास है कैपिटल है। दूसरा ब्लॉक इसके ऊपर हमने ऐसे रख दिया, इस ब्लॉक का मास है स्मॉल एम। अब लोअर ब्लॉक को हमने मूव करा दिया 2 मीटर पर सेकेंड से और अपर ब्लॉक को हमने मूव कराया 5 मीटर पर सेकेंड से। समझ गए? तो जब अपर ब्लॉक हमारा मूव करेगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन रिलेटिव टू लोअर ब्लॉक, when upper block move in forward direction relative to lower block, then due to relative motion, क्योंकि अब इनकी सरफेस में रिलेटिव मोशन आ गया, यानी कॉन्टेक्ट सरफेस में मोशन आ गया, इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने का टाइम आ गया। ठीक है भाई? तो अब जब इनके बीच की ये इंटरलॉकिंग ब्रेक होगी तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करेगा। अब वो फ्रिक्शनल फोर्स अपर ब्लॉक की अगर बात किया जाए, जो अभी हमने स्मॉल एम लिखा हुआ है, तो इस स्मॉल एम ब्लॉक पे फ्रिक्शन ऐसे लगेगा और इसकी वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। बट लोअर ब्लॉक की अगर बात किया जाए तो इस लोअर ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में और इसका मास कैपिटल एम है, वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए फ्रिक्शन क्या करेगा, अपर ब्लॉक के मोशन को डिक्रीज करेगा, अपर ब्लॉक की वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा यानी रिटार्डेशन कॉज करेगा, बट लोअर ब्लॉक के मोशन की हेल्प करेगा। यानी यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो मोशन की डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी को धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। अब काफी टाइम के बाद जब यानी लोअर ब्लॉक की स्पीड या लोअर ब्लॉक की वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगी, अपर ब्लॉक की वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगी, यानी आफ्टर डिक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ अपर ब्लॉक and after increasing the velocity of lower block, when velocity of both block becomes equal, यानी लोअर ब्लॉक की वेलोसिटी इंक्रीज होने के बाद अपर ब्लॉक की वेलोसिटी डिक्रीज होने के बाद जब दोनों ही ब्लॉक की वेलोसिटी सेम हो जाएंगी तो इनकी सरफेस में कांटेक्ट सरफेस में जो रिलेटिव मोशन था वो जीरो हो जाएगा, यानी अब उन इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे फिर हम कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स डिसअपियर हो जाएगा, यानी अपने आप सिस्टम से गायब हो जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स करता क्या है, ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन बट हेल्प फॉर द रियल मोशन, यानी फ्रिक्शन हमेशा ही मोशन का अपोज नहीं करता है, ये रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, रियल मोशन की हेल्प भी करता है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने अभी देखा डिस्कस किया कि अपर ब्लॉक की वेलोसिटी का तो ये अपोज करेगा बट लोअर ब्लॉक के मोशन की हेल्प करेगा। तो पहला कंक्लूजन तो यहाँ से ये खत्म हुआ कि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन, ये बात गलत है, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन। अब बात करते हैं इस फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखिए अगर बात की जाए फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे ये सरफेस बनाई यानी ग्राउंड हो गई, अब इसके ऊपर एक ऐसे रख दिया हमने ब्लॉक, तो ये ब्लॉक हो गया। अब इस ब्लॉक को जब हम यहाँ से मूव करवाएंगे यानी ब्लॉक हमारा जब ये ऐसे मूव करेगा तो इस ब्लॉक को जब मूव कराएंगे तो ब्लॉक हमारा मूव करेगा रिलेटिव टू ग्राउंड, रिलेटिव टू सरफेस या रिलेटिव टू टेबल जहां पे ये ब्लॉक रखा होगा। तो जब ये ब्लॉक हमारा मूव करेगा तो फिर ब्लॉक की सरफेस पे इस डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन। अब ये जो फ्रिक्शन लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा भाई, नॉर्मल रिएक्शन होगा।
अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब अगर हम प्रोपोर्शनल को हटा दें तो प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाएंगे, क्योंकि बचपन से हम लोगों ने पढ़ा है जब भी प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं एक कांस्टेंट वहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो होगा म्यू और फिर ये हो गया एम, यानी जो फ्रिक्शन अभी अभी हमें मिला वो फ्रिक्शन क्या होगा भाई, म्यू एम होगा। तो ये जो म्यू लिखा हम लोगों ने इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो म्यू होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दूसरी बात देखें तो फ्रिक्शन क्या है, फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, फोर्स। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब रेशियो से डिफाइंड होगा तो रेशियो यूनिट लेस होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। तो यहां पर भी हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी बात है अब ये जो म्यू है यहाँ पे वैसे इसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू यानी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो होगी लेस देन 1, यानी ये हमको पॉइंट में मिलता है। ठीक है, तो म्यू क्या होगा यहाँ पे, लेस देन 1 होगा, यूनिट लेस होगा और डायमेंशन लेस होगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन इज ओनली डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। एक कंफ्यूजन यहाँ पे और भी होता है, यानी अब देखिए ये है इस हाथ की ये सरफेस एरिया है, अगर ये पूरे की पूरी एरिया इसके साथ कांटेक्ट में आती है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस कांटेक्ट सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी अगर इसमें हम ये पूरा हाथ बोर्ड को टच ना करें, केवल एक उंगली से इसको टच कर लें और नॉर्मल रिएक्शन उतना ही प्रोवाइड करें, तो यहां पर भी फ्रिक्शन क्या होगा, सेम होगा। यानी फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्रॉस सेक्शनल एरिया इन कांटेक्ट। यानी जो कांटेक्ट में क्रॉस सेक्शनल एरिया होगी उस सरफेस एरिया पे फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता है। फ्रिक्शन इज ओनली डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। थोड़ा सा और हम लोग इस पे भी डिस्कस करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक ब्लॉक रख दिया, अब यहाँ पे जब हमने एक ब्लॉक रखा और इस ब्लॉक पे हमने एक ऐसे फोर्स लगा दिया, ब्लॉक का मास कितना है m, और हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे हमने फोर्स लगा दिया, थीटा। तो जब हम इस ब्लॉक पे इस तरीके से फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस फोर्स का कुछ इफेक्ट यानी एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा जिसको हमने लिख दिया F cos थीटा, और इस फोर्स का कुछ इफेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में होगा जिसको हमने लिख दिया भाई F sin थीटा। दूसरी बात है यहाँ पे अब क्या होगा, कहेंगे इसका वेट होगा mg, और क्या होगा कहेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन होगा। अब अगर हम यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स को बैलेंस करें, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन होना नहीं, तो अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को देखते हैं तो यहाँ पे n प्लस F sin थीटा ये दोनों मिलकर के किसको बैलेंस कर रहे होंगे, mg को। तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, mg माइनस F sin थीटा, यानी यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है वो कम हो गई। तो अगर हम किसी ब्लॉक को ऐसे पुल करते हैं, यानी पुल करते हैं अगर हम किसी ब्लॉक को, तो वहां पे नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन कम होगा तो फ्रिक्शन भी यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स इज ओनली डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इतनी बात समझ में आ गई। क्योंकि अब अगर हम इस फ्रिक्शन को लिखते तो फ्रिक्शन यहाँ पे क्या होता है भाई, फ्रिक्शन को लिखते ही होता म्यू एन, और म्यू हो गया एन की वैल्यू अभी हमने लिख रखी है कितनी, mg माइनस एफ कॉस थीटा, सॉरी mg माइनस एफ साइन थीटा। तो
यहाँ पे जो फ्रिक्शन हो गया mg माइनस एफ साइन थीटा, यानी ये फ्रिक्शन की वैल्यू होगी। तो जब हम किसी चीज को पुल करते हैं तो ड्यूरिंग पुलिंग फ्रिक्शन कम होता है, तो पुलिंग क्या हुआ है, बेटर ऑप्शन हो गया। हम आराम से किसी को पुल कर लेते हैं, इजिली पुल किया जा सकता है किसी हैवी मटेरियल को, किसी हैवी बॉडी को, क्योंकि ऐसी कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज होता है और फ्रिक्शन कम हो जाता है। ठीक है भाई, चलिए अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं फिर अभी। अब दूसरी बात के लिए देखिए, हमने फिर से एग्जैक्टली सेम ब्लॉक बनाया और इस बार हमने इस ब्लॉक पे एक फोर्स एक्सर्ट किया, लेकिन वो इस नेचर का फोर्स लगाया, यानी हम क्या करना चाहते हैं, इसको पुश करना चाहते हैं। तो जब पुश करने के लिए हम फोर्स इस पे लगाएंगे तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे फोर्स लगाया हमने, एफ, यानी इस ब्लॉक को हमें पुश करना है। पुश करना है तो अब इस फोर्स के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक तो यहाँ पे हो गया भाई एफ कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट जो डाउनवर्ड आ रहा होगा वो क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। ब्लॉक का जो वेट होगा वो सरफेस पे ऐसे लग रहा होगा भाई mg, और इधर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन। यहां पर भी अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को ऑब्जर्व करें तो मिलता है हमको कि एफ साइन थीटा प्लस mg, ये दोनों नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होंगे, यानी n, यानी जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कितना होगा, mg प्लस एफ साइन थीटा हो गया। अब यहां अगर हम फ्रिक्शन को लिखते तो यहां फ्रिक्शन क्या होता, म्यू n होता, यानी अब फ्रिक्शन हो गया था म्यू एफ साइन थीटा प्लस mg, यानी यहां जो फ्रिक्शन लग रहा है इस केस में वो ज्यादा है पुलिंग से। तो पुश करना किसी चीज को जब हम पुश करते हैं तो वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है पुल करने के रिस्पेक्ट में। क्यों होता है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से सरफेस और बॉडी के बीच में लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स इज ओनली डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इतनी बात क्लियर होगी। अब जब इतनी सी बात क्लियर होगी तो हम लोग बात करते हैं कि ये फ्रिक्शन होते कितने टाइप के हैं और ये कब लगते हैं। ठीक है भाई, तो फ्रिक्शन कब लगते हैं तो पता है ना, जब दो सरफेस आपस में रिलेटिव मोशन करेंगे, मूव करेंगे तो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा, यानी यहीं पे अगर ये ब्लॉक मूव करता रिलेटिव टू ग्राउंड तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे एक बात और फ्रिक्शन से रिलेटेड, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी अभी हमने कहा कि एक तो ये ब्लॉक हो गया और दूसरा ब्लॉक ये है। गैप हमने इसलिए बना रखा है जिससे आपको फ्रिक्शनल फोर्स आसानी से दिखाया जा सके। अभी हमने जो बनाया था, इधर वेलोसिटी हमने लिखी थी 2 मीटर पर सेकंड और इस ब्लॉक की वेलोसिटी हमने लिख दिया था 5 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ अपर ब्लॉक जब मूव करेगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन रिलेटिव टू लोअर ब्लॉक, तो इस कॉन्टैक्ट सरफेस पर रिलेटिव मोशन होगा, उस मोशन का अपोज करने के लिए फ्रिक्शन आएगा, तो अपर ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो फिर इस लोअर ब्लॉक पे यानी इधर जो फ्रिक्शन लगेगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। कितना लगेगा, ये भी म्यू एन होगा और ये भी म्यू एन होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स इज लाइक एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। Frictional force is like action and reaction force because action and reaction forces are acting on two different bodies having equal magnitude but in opposite direction। तो यहाँ पर भी दोनों ब्लॉक पे फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, सेम होगा। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इट मींस फ्रिक्शनल फोर्स बिहेव लाइक एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। इतनी बात क्लियर हो गई। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान में रखने वाले हैं, याद रखेंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखिए जब बात करते हैं कि टाइप ऑफ फ्रिक्शन, तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन,
तो यहाँ जो फ्रिक्शन की बात किया जाए कि टाइप ऑफ फ्रिक्शन यानी कितने तरीके के फ्रिक्शन होंगे, तो भाई एक फ्रिक्शन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरे को हम लोग कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स होंगे वो बेसिकली दो तरीके के होंगे, एक होगा स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ गए भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब हम लोग थोड़ा सा बातचीत करते हैं कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग इस स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो बॉडी पे तब एक्ट करता है जब बॉडी में मोशन ना हो रहा हो। समझ गए भाई, केवल मोशन की टेंडेंसी हो, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन एक्टिंग व्हेन बॉडी हैज ओनली टेंडेंसी ऑफ मोशन, ओनली टेंडेंसी ऑफ मोशन बट नॉट इन मोशन। समझ रहे हैं, यानी जैसे यहाँ पे देखिए अभी हमने एक ब्लॉक रख दिया, अब ये ब्लॉक हमारा ग्राउंड पे ऐसे रखा हुआ है, ब्लॉक हमारा ऐसे ग्राउंड पे रखा हुआ है, इस टाइम पे ना तो ब्लॉक में मोशन हो रहा है ना ही मोशन की टेंडेंसी, यानी ब्लॉक हमारा रेस्ट पे रखा हुआ है, ब्लॉक रेस्ट पे रखा है, यानी नाइदर इन मोशन नॉर हैविंग टू टेंडेंसी ऑफ मोशन, इन दिस टाइम फ्रिक्शनल फोर्स विल बी जीरो। यानी इस समय ब्लॉक पे कोई भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा, ना तो स्टैटिक फ्रिक्शन और ना ही काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ब्लॉक में कोई मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, तो अब हमने क्या किया, इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगा दिया और कह दिया कि ये जो फोर्स है वो F1 है। तो जब हमने इस ब्लॉक पे F1 फोर्स अप्लाई किया, जैसे ही हमने इस पे F1 फोर्स अप्लाई किया, अब ब्लॉक में अभी भी मोशन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्लॉक की वेलोसिटी क्या है, जीरो है, ब्लॉक अभी भी रेस्ट पे है, बट ब्लॉक हैज टेंडेंसी ऑफ मोशन, यानी ब्लॉक हमारा रेस्ट पे है, ब्लॉक में कोई मोशन नहीं हो रहा है, बट when we apply force then block has tendency of motion। अब इस मोशन की टेंडेंसी का अपोज करने के लिए एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा, उसी फोर्स को हम लोग कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ जो फ्रिक्शन है वो कैसा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, when body has only tendency of motion but not in motion, in this time frictional force acting on body is known as static friction। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम स्टैटिक फ्रिक्शन से रिलेटेड दूसरे पॉइंट पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, कहेंगे देखो भाई ब्लॉक तो यही है अपना, और इस ब्लॉक पे जो है ना इस समय हमने फोर्स लगा रखा है F1 प्लस F2, यानी हमने अप्लाइड फोर्स के अमाउंट को इंक्रीज कर दिया, हमने अप्लाइड फोर्स के अमाउंट को इंक्रीज कर दिया, बट ये ब्लॉक हमेशा हमारा अभी भी क्या है, रेस्ट पे है, ब्लॉक में वेलोसिटी अभी भी क्या है, जीरो है। अब जब ब्लॉक हमारा अभी भी रेस्ट पे है, ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो है, इट मींस अभी भी इस पे कौन सा फ्रिक्शन लगना चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन लगना चाहिए। तो अब इस समय इस सरफेस पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा भाई, कहेंगे ये स्टैटिक फ्रिक्शन अब F1 प्लस F2 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि अगर F1 प्लस F2 से कम होता, यानी अप्लाइड फोर्स से अगर कम होता, तो ये ब्लॉक हमेशा ये ब्लॉक हमारा मूव करना स्टार्ट कर देता, ब्लॉक अभी भी मूव नहीं कर रहा है, इट मींस स्टैटिक फ्रिक्शन ने अप्लाइड फोर्स, यानी जो फोर्स अप्लाई किया गया है F1 प्लस F2,
इन दोनों फोर्स को अभी भी क्या कर लिया इसने, एडजस्ट कर लिया, बैलेंस कर लिया। इतनी बात क्लियर हुई। अब इतनी सी बात क्लियर हो गई तो फिर देखते हैं हम लोग थोड़ा और आगे। अब और आगे चले तो फिर से हमने आपको फिर वही बात बताई। क्या बताया हमने भाई कि ये देखिए सरफेस है और ये हो गया ब्लॉक। अब इस ब्लॉक पे हमने फोर्सेस थोड़े और इंक्रीज किए, F1 F2 और क्या कर दिया हमने F3। यानी अब इस ब्लॉक पे हमने तीन तीन फोर्स लगा रखे हैं, F1 F2 F3। यानी अप्लाइड फोर्स के अमाउंट को हमने इंक्रीज किया। अब इंक्रीज किया हमने अप्लाइड फोर्स के अमाउंट को, लेकिन ब्लॉक हमारा अभी भी नहीं मूव कर रहा है, यानी अभी भी इसकी वेलोसिटी 0 है, ब्लॉक अभी भी रेस्ट में है। इट मींस एक मोशन की केवल टेंडेंसी है और मोशन की टेंडेंसी का अपोज करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा और वो स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा, टेंडेंसी के अगेंस्ट लगेगा। और कितना लगेगा तो हम कहेंगे F1 प्लस F2 प्लस F3 का जो भी मैग्नीट्यूड होगा उतना हो जाएगा। इसका मतलब है स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेकर के एक सर्टेन लिमिट तक इंक्रीज कर सकता है। यानी अभी जब हमने F1 फोर्स लगाया, ब्लॉक में मोशन स्टार्ट नहीं हुआ, ब्लॉक में केवल मोशन की टेंडेंसी थी, उसको एडजस्ट करने के लिए कितना फ्रिक्शन आया सरफेस से, F1 आया। जब हमने अप्लाइड फोर्स के अमाउंट को इंक्रीज किया, F1 प्लस F2 अप्लाई कर दिया, अभी भी ब्लॉक में केवल मोशन की टेंडेंसी है, तो उसका अपोज करने के लिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट हुआ वो कितना था, या इंक्रीज हो करेगी। स्टैटिक फ्रिक्शन F1 प्लस F2 के बराबर हो गया। अब हमने अप्लाइड फोर्स के अमाउंट को एक बार फिर से इंक्रीज किया, कितना कर दिया, F1 प्लस F2 प्लस F3। यानी इतना फोर्स हमने अप्लाई कर दिया, बट ब्लॉक अभी भी हमारा मूव नहीं कर रहा है। इट मींस केवल इसमें मोशन की टेंडेंसी है और इस मोशन की टेंडेंसी का अपोज करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन का इस समय जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। समझ गए? इसका मतलब है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स व्हिच इज इंक्रीजेस और इंक्रीजिंग द अप्लाइड फोर्स। यानी पहले कितना स्टैटिक फ्रिक्शन था, F1, बाद में कितना हो गया, F1 प्लस F2 के इक्वल हो गया। अब कितना हो गया, F1 प्लस F2 प्लस F3 के इक्वल हो गया। यानी फ्रिक्शन क्या हो रहा है, अप्लाइड फोर्स के करेस्पॉन्डिंग इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है भाई, तो स्टैटिक फ्रिक्शन, एक चीज तो ये क्लियर होगी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती है। फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के करेस्पॉन्डिंग इंक्रीज कर सकता है, लेकिन अब कंडीशन होती है कि ये इंक्रीज करेगा तो कितना इंक्रीज कर सकता है ना। तो जहां तक ये इंक्रीज कर सकता है, यानी इंक्रीज होने की जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है, उस लिमिट को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे मान लीजिए यहीं पे अगर हमने फोर्स अप्लाई किया होता, थोड़ा सा और बढ़ा देते फोर्स, तो थोड़ा और फोर्स इसमें इंक्रीज करके देखते हैं भाई। तो जब हमने इसमें थोड़ा सा और फोर्स इंक्रीज किया, यानी ये है देखो ब्लॉक ग्राउंड पे ऐसे रखा हुआ है, हमने यहाँ पे अप्लाई किया फोर्स F1 और अप्लाई किया हमने F2, फिर अप्लाई कर दिया F3 और अब हमने और फोर्स बढ़ा दिया इस पे F फोर्स। यानी जैसे ही हमने फोर्स का और अमाउंट इंक्रीज किया, ये मूव करने की कंडीशन में आ गया, यानी जस्ट अबाउट टू मूव, जस्ट अबाउट टू मूव। यानी जैसे अब हमने और एक्स्ट्रा फोर्स इंक्रीज किया, ये ब्लॉक हमेशा मूव, ये ब्लॉक जो है हमारा मूव करने की पोजीशन में आ गया। यानी अब लगा कि हमें ये मूव कर देगा, यानी जस्ट मोशन स्टार्ट हुआ, तो अब हम क्या कहेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन के इंक्रीज होने की लिमिट अब खत्म हो चुकी है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, लिमिटिंग फ्रिक्शन।
यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, कहेंगे इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, कहेंगे जीरो, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी यहां तक फ्रिक्शन हमारा इंक्रीज कर सकता है। अब अगर हम फोर्स को इस लिमिटिंग वैल्यू से थोड़ा ज्यादा अप्लाई करते तो फिर ये ब्लॉक हमेशा हमारा मूव करना शुरू कर देता, यानी मोशन स्टार्ट करने के लिए हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस करना होगा। अगर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ब्लॉक में मोशन कॉज नहीं होगा। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग, फिर इस लिमिटिंग की बात करते हैं। सपोज यहाँ पे कोई इंक्लाइन प्लेन, अब इस इंक्लाइन प्लेन पे जिसका इंक्लिनेशन एंगल थीटा है, हमने एक ब्लॉक ला करके ऐसे रख दिया। अब इस ब्लॉक को हमने ला करके ऐसे रख दिया और ब्लॉक में हमारा जो है वो रेस्ट पे, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो ब्लॉक हो गया रेस्ट पे। अब ब्लॉक रेस्ट पे है, वेलोसिटी इसकी जीरो है, ब्लॉक हमारा मूव नहीं कर रहा है, बट इसमें मोशन की टेंडेंसी तो है। अब मोशन की टेंडेंसी क्यों है, क्योंकि इस ब्लॉक का जो वेट है वो एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड mg। अब इस फोर्स को अगर हम रिजॉल्व करते तो भाई फिर सभी जानते हैं ये थीटा है 90 माइनस थीटा, इधर एंगल थीटा होता, और इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होता है इसका mg cos थीटा, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है नॉर्मल एक्शन, और देखिए इधर फोर्स वेट का एक कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। अब जब mg sin थीटा ब्लॉक पे लग रहा होगा, ब्लॉक पे एक्ट करेगा, तो ब्लॉक की टेंडेंसी होगी स्लाइड करके इंक्लाइन प्लेन से डाउनवर्ड मूव करने की। इसी टेंडेंसी का अपोज करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में यानी इस तरफ एक फोर्स होगा जिसे हम कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स। अब यहाँ पे देखिए ब्लॉक हमारा मूव नहीं कर रहा है, इसलिए जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कितना होना चाहिए, mg sin थीटा के बराबर, इससे ना कम होगा ना इससे ज्यादा होगा, यानी फ्रिक्शनल फोर्स नेवर एक्सीड फ्रॉम अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कभी भी अप्लाइड फोर्स से ज्यादा नहीं होगा, बस जितना आप अप्लाई करोगे उतना ही फ्रिक्शन आएगा और आपके मोशन को यानी आपके फोर्स को बैलेंस कर देगा। फिर से आपने फोर्स बढ़ाया, स्टैटिक फ्रिक्शन और इंक्रीज हुआ, अब बढ़े हुए फोर्स को भी एडजस्ट कर लिया, और फोर्स आपने इंक्रीज किया, मोशन अभी भी नहीं हो रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फिर से इंक्रीज होगा, और लेकिन कभी भी अप्लाइड फोर्स से ज्यादा नहीं होता है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, यानी यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है ब्लॉक पे, mg sin थीटा, ब्लॉक हमारा मूव नहीं कर रहा है, इट मींस यहाँ जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो mg sin थीटा के इक्वल होगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। अब इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा और बातें करते हैं। अब और बात में देखिए, जैसे मान लीजिए अभी हमने इस ब्लॉक को बना रखा था आपके सामने, और फिर हमने आपको बोला था इधर हम फोर्स लगा देंगे भाई, F1 लगाएंगे, F2 लगाएंगे, F3 भी लगा देंगे, लेकिन ये ब्लॉक में हमारा अभी भी मूव नहीं कर रहा है, वेलोसिटी क्या है इसमें जीरो, यानी ब्लॉक अभी भी हमारा जो है रेस्ट पे है। ठीक है, अब अगर हम इसमें उल्टा सोचें, जो हमें नहीं सोचना चाहिए फिर भी हम सोचते हैं, यानी अगर हम उल्टा सोचते हैं कि ये तीन फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं F1, F2, F3, इनमें से अगर हम किसी एक फोर्स को रिमूव कर लें तो क्या होगा, क्योंकि इस कंडीशन में जब ये तीन फोर्स हमारे लग रहे हैं, इस कंडीशन में इधर जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड है F1 प्लस F2 प्लस F3, बट अगर इनमें से हम एक फोर्स को रिमूव कर लें, यानी F1, F2, F3 में से एक फोर्स को अगर हम रिमूव कर लें तो हमें लग रहा है कि अप्लाइड फोर्स कम हो गया, तो फ्रिक्शन का अमाउंट इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन ये गलत बात है। ठीक है भाई, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स कभी भी अप्लाइड फोर्स से ज्यादा नहीं होता है, तो जैसे ही हम इन तीन में से किसी भी एक फोर्स को विथड्रॉ करेंगे
हटा देंगे, वहां से रिमूव कर देंगे, तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा। और कम हो करके जो बचे हुए दो फोर्स हैं, जो रिमेनिंग फोर्स अभी भी लग रहे होंगे, उनको एडजस्ट कर लेगा। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स which is increases on increasing the applied force but up to a limit, समझ गए ना। दूसरी बात क्या बताई कि फ्रिक्शनल फोर्स यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन नेवर एक्सीड फ्रॉम अप्लाइड फोर्स, यानी अगर हम अप्लाइड फोर्स को कम कर लेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा। अब उतना ही सिस्टम पे एक्ट करेगा जितना अप्लाइड फोर्स होगा। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर होगी। और लिमिटिंग की जो बात है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद फिर बॉडी में मोशन स्टार्ट हो जाएगा। अब जब बॉडी में मोशन स्टार्ट होगा, उस समय भी एक फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी में एक्ट कर रहा होता है, उसी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब बात करते हैं हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन की। तो भाई काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन यानी काइनेटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होगा, यानी फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ड्यूरिंग मोशन। जब ब्लॉक हमारा मूव करना शुरू कर देगा, कुछ समय भी ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। यानी अगर ये इधर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, और ये जो फ्रिक्शन है इसी को हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच एक्टिंग ऑन बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन, पहली चीज। दूसरी चीज है मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन थ्रू आउट मोशन रिमेन कांस्टेंट, यानी ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये स्टैटिक फ्रिक्शन के तरीके से इंक्रीज नहीं होता है, इसकी अपनी फिक्स वैल्यू है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन थ्रू आउट मोशन रिमेन कांस्टेंट। किसी भी मोमेंट पे आप चेक करोगे उतना ही फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा। समझ गए भाई। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन एंड इट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट मोशन। जब तक बॉडी मूव करती रहेगी उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी पे एक्ट करेगा। समझ गए भाई। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी कि काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। अब देखते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल यानी ग्राफ से समझते हैं। तो उसके लिए हमने देखिए एक बनाया, इधर एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो ये हो गया, देखो एक इस तरीके से हमने इधर बना लिया भाई एक्स एक्सिस, और इधर क्या बना लिया हमने वाई एक्सिस, और ये हो गया ओरिजिन। अब देखिए यहाँ पे हमने किसी ब्लॉक पे, सपोज ये ब्लॉक है, और इस ब्लॉक पे हमने फोर्स कितना लगा दिया F या F1 कह लीजिए, और अभी भी इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या है 0, यानी ये ब्लॉक हमारा अभी भी रेस्ट पे है। अब रेस्ट पे है तो इसका मतलब है कि इस समय जो अप्लाइड फोर्स होगा वो कितना होगा, F1 के बराबर होगा। अगर इस F1 को हम यहाँ से रिमूव कर लें तो फिर ब्लॉक में ना तो मोशन होगा ना मोशन की टेंडेंसी होगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, 0 होगा। यानी जब हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, 0 होगा। यानी इधर तो हम लिखेंगे भाई फ्रिक्शन, और इधर हम लिखेंगे अप्लाइड फोर्स। तो इधर हो गया अप्लाइड फोर्स और इधर क्या हो गया भाई, फ्रिक्शन। अब इस ब्लॉक पे हमने कितना फोर्स लगाया, F1, तो इस समय फिर इसमें फ्रिक्शन यानी स्टैटिक फ्रिक्शन इस पे लग रहा होगा, और कितना लग रहा होगा, F1 के बराबर होगा। यानी हमने अप्लाई किया है यहाँ पे F1, तो इस समय स्टैटिक फ्रिक्शन भी किसके बराबर होगा,
F1 पे। अब हमने यहाँ फोर्स का अमाउंट इंक्रीज किया, F1 के साथ साथ हमने F2 भी लगा दिया, तो फिर क्या होगा, कहेंगे अब फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा और वो भी कितना हो जाएगा, F1 प्लस F2 के बराबर हो जाएगा। समझ गए भाई, ये भी इंक्रीज हो गया। फिर हमने क्या किया, इस पे एक फोर्स और अप्लाई किया F3। तो अब जब हम इस पे अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो ये फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज होगा और कितना हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, F1 प्लस F2 प्लस F3 के बराबर हो जाएगा, यानी जितना हमने इसमें फोर्स अप्लाई किया है। अब अगर हम इस अप्लाइड फोर्स के अमाउंट को थोड़ा सा और इंक्रीज किया, अब जैसे ही हमने इसमें थोड़ा सा फोर्स और इंक्रीज किया, ये ब्लॉक हमारा हिलने लगा, यानी जस्ट मूव करने की पोजीशन में आ गया। इसका मतलब है कि अब फ्रिक्शन के इंक्रीज होने की लिमिट यहाँ पे जाके खत्म हो गई, यानी इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये पॉइंट हमारा क्या बता रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब इसके बाद में क्या होगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन सडन कम हो जाएगा और कम होने के बाद फिर कांस्टेंट हो जाएगा और बॉडी अब यहाँ से हमारी मूव करना शुरू कर दी है, इसलिए यहाँ पे अब जो लगेगा वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है अब ना कम होगा ना ज्यादा होगा, ये इतना ही लगता रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई है, तो इसे ग्राफ को हम एक बार दोबारा से बनाते हैं, फिर देखो इसमें। तो इसको अब एक बार दोबारा से बना रहे हैं भाई, आगे से समझिएगा अच्छे से। ठीक है भाई, तो देखिए इधर क्या लिखा था हमने, फ्रिक्शन, और इधर हमने क्या लिखा था, अप्लाइड फोर्स। समझ गया भाई। तो जैसे जैसे हमने अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज किया, यानी हमने यहाँ अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज किया, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। फिर हमने अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज किया तो फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो गया। फिर हमने अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज किया, फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो गया। थोड़ा सा फोर्स हमने और इंक्रीज किया तो फिर बॉडी हमारी यहाँ पे जो है अब मोशन की कंडीशन में आ गई, यानी फ्रिक्शन ने यहाँ से इंक्रीज होना बंद कर दिया। तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये पॉइंट क्या हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। अब इसके बाद मोशन स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट होने के बाद फिर ये फ्रिक्शन सडन कम होगा और कम होने के बाद क्या हो गया, कांस्टेंट। यानी इस पॉइंट पे हम कहेंगे बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव, यानी इस पॉइंट पे हमारी बॉडी जस्ट स्टार्ट हो गई, मूव करना शुरू कर दिया। जैसे ही शुरू कर दिया, फ्रिक्शन क्या होगा, सडन कम होगा, कम होने के बाद फिर कांस्टेंट हो गया, क्योंकि यहां से लेके यहां तक बात करें तो हम कहेंगे बॉडी इन मोशन। समझ गए भाई, यहाँ पे क्या है, कहेंगे बॉडी इन मोशन। अब बॉडी जब यहाँ मोशन में है तो यहाँ फिर लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। यानी अब हम कह सकते हैं कि बॉडी अभी भी हमारी रेस्ट पे थी। कब तक रेस्ट पे थी, तो बॉडी हमारी यहां से लेकर के और इस पॉइंट तक क्या थी, रेस्ट में। यानी इस समय जो ये बॉडी है वो है एट रेस्ट। तो जब बॉडी यहाँ पे रेस्ट में है, कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे, फिर इसे हम लोग कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। एक देखिए यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन भी बन सकता है, अगर किसी ने पूछ लिया कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है या काइनेटिक फ्रिक्शन, व्हिच वन इज मोर देन काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन,
तो यहाँ पे देखिए, अगर किसी ने कहा काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है या स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है, तो देखिए फिर अगर इस लाइन को ला करके यहाँ इस एक्सिस पे देखा जाए, तो यहाँ ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इस वाले स्टैटिक फ्रिक्शन से तो ज्यादा है, लेकिन इधर वाले स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या हो गया, कम हो गया। यानी काइनेटिक फ्रिक्शन में भी ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन और लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ गए भाई? अगर ग्राफिकली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो फिर ये लाइन यहाँ पे ऐसे आती और यहाँ पे ये फ्रिक्शन जो है वो क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन, तो उससे कम यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन भी है और ये उससे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन है। इट मींस static friction may be less than kinetic friction and greater than kinetic friction। इतनी बात समझ में आ गई? अब इतनी सी बात अगर समझ में आ गई है तो फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो अब देखिए भाई, जब हमने आपको बताया था कि फ्रिक्शन को हम लोग लिखते हैं म्यू एन, फिर हमने बताया कि ये जो फ्रिक्शन है वो दो तरीके का होगा। एक को तो हमने कह दिया स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरे को हमने बोल दिया काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन को फिर हम लोग जानते हैं क्या लिखेंगे, म्यू एस एन, और इसे हम लिखेंगे म्यू छोटा सा के होगा और एन हो गया। यानी म्यू एस एन का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस का मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू के का मतलब कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के एन क्या हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। यानी यहाँ पे म्यू एन तो होता है फोर्स, बट स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन को अलग रिप्रेजेंट करने के लिए म्यू एस और म्यू के का इस्तेमाल होगा। म्यू एस हमेशा ज्यादा होता है, म्यू के कम होता है। ठीक है भाई, अब आगे बात करते हैं। फिर इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इतनी सी बात अगर समझ में आ गई है तो फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे लिख दिया भाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब देखिए ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, तो ये तो हो गई भाई सरफेस, इस सरफेस पे ये हो गया ब्लॉक, ब्लॉक पे हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया, यानी ब्लॉक में मोशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट ब्लॉक में मोशन की टेंडेंसी होगी। अब इस टेंडेंसी का अपोज करने के लिए यहाँ पे आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शन लिख लीजिए। अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए नॉर्मल एक्शन जो सरफेस ने अप्लाई किया होगा। इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो ऐसे होना चाहिए, यानी इन दोनों के बीच से कहीं जाना चाहिए, क्योंकि दोनों फोर्स क्या है, वेक्टर है। अब इस नेट फोर्स के अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे लिख रहे होते फ्रिक्शनल फोर्स स्क्वायर प्लस नॉर्मल रिएक्शन स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो नेट फोर्स है इस नेट फोर्स को कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, अब ये जो कांटेक्ट फोर्स यहाँ पे होगा वो कितना होगा, तो अंडर रूट म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और एन अगर हम कॉमन ले लें तो फिर हो जाएगा अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो गया कांटेक्ट फोर्स। यानी नॉर्मल एक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स है ये फोर्स क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं, और यही रिजल्टेंट फोर्स इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से जो भी एंगल फॉर्म करता है उस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, कहेंगे एंगल मेड बाय रिजल्टेंट फोर्स फ्रॉम नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स क्या है, यहाँ पे एंगल मेड बाय रिजल्टेंट फोर्स या कांटेक्ट फोर्स विद नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वर्टिकली अपवर्ड, कांटेक्ट फोर्स इधर दिख रहा है हमको, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा इस एंगल को हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन।
इतनी बात क्लियर हुई। फिर देखते हैं आगे इसी फिगर में, यानी सेम फिगर है। अब इस फिगर में अगर हम बात करें कि ये तो ग्राउंड हो गई, इधर हमने फोर्स अप्लाई किया तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे फ्रिक्शन होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल एक्शन होगा। ये सारी बातें ठीक है भाई। लेकिन इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कितना है, इधर कहेंगे ये रहा एफ सी, यानी कांटेक्ट फोर्स। तो इधर जो लिखा हुआ है क्या है, फ्रिक्शन। इधर कौन सा फोर्स है, नॉर्मल एक्शन। और ये हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब अगर इस रिजल्टेंट फोर्स को हम रिजॉल्व करें तो इस डायरेक्शन में हमको क्या मिलेगा फिर। चलो दूसरे फिगर में इनको रिजॉल्व करते हैं, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। यानी एक एक्सिस उधर हो गई और एक एक्सिस इधर, और ये हो गया भाई रिजल्टेंट फोर्स यानी कांटेक्ट फोर्स। एंगल कितना फॉर्म कर रहा है नॉर्मल एक्शन से, थीटा। तो इसका जो कंपोनेंट होगा इधर वो क्या होगा, कहेंगे एफ सी कॉस थीटा। कितना एंगल होगा, सॉरी कंपोनेंट क्या होगा यहाँ पे, एफ सी कॉस थीटा। और इस डायरेक्शन में बात करें तो क्या हो जाएगा, एफ सी साइन थीटा। यानी ये दोनों ही एक ही फिगर है। ये जो एफ सी साइन थीटा है वही क्या है, फ्रिक्शन। और जो एम है वो कितना होना चाहिए, एफ सी कॉस थीटा के बराबर, क्योंकि ये जो एफ सी है कांटेक्ट फोर्स वो इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट है। तो इसका जो इफेक्ट इधर होगा एफ कॉस थीटा वो नॉर्मल एक्शन के इक्वल होगा, और इसका जो ये कंपोनेंट है वो किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन के इक्वल होगा। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में डिवाइड करें, यानी एफ सी साइन थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन, एफ सी कॉस थीटा इज इक्वल टू नॉर्मल एक्शन। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम आपस में डिवाइड कर दें तो एफ सी तो कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan थीटा, और tan थीटा क्या मिला हमको, फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल एक्शन। फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल एक्शन इज इक्वल क्या होता है, म्यू। तो यहाँ tan थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, यानी tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। ये हमें मिल तो गया। थीटा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे देखो, अगर ये tan थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन म्यू है, यानी थीटा क्या हो गया, ज्यादा हो गया, बड़ा हो गया, क्योंकि tan जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा tan थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर tan थीटा की वैल्यू है ग्रेटर देन म्यू, इसका मतलब है कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इधर कहीं से जा रहा होगा और इधर से कहीं जा रहा होगा, तो फिर कैसा फ्रिक्शन लग रहा होगा यहाँ पे, स्टैटिक फ्रिक्शन। कैसा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। कब होगा, जब tan थीटा होगा ग्रेटर देन म्यू, यानी tan थीटा की वैल्यू अगर म्यू से ज्यादा है तो फिर यहां लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी बॉडी होगी एट रेस्ट। स्टैटिक फ्रिक्शन है तो हम कह सकते हैं बॉडी एट रेस्ट। बॉडी यहाँ पे रेस्ट में होगी और क्या लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। यहीं पे अगर हम कहें कि नहीं tan थीटा है लेस देन म्यू, यानी tan थीटा की वैल्यू म्यू से कम है, तो फिर क्या होगा, कहेंगे अब लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ गए बात, यानी यहाँ पे बॉडी क्या होगी, कहेंगे बॉडी इन मोशन, क्योंकि अब लगेगा इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन। और अगर यहीं पे हम लिख लें भाई, क्या लिख लें, tan थीटा इक्वल टू म्यू, तो tan थीटा इक्वल टू म्यू होगा, तो ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव, तो यहाँ पे बॉडी हमारी जस्ट मूव करना शुरू करेगी, कब, जब tan थीटा इज इक्वल टू म्यू होगा। समझ गए भाई, कोई बात नहीं, फिर देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। कितनी बात क्लियर होगी, इतनी बात क्लियर होगी तो फिर हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन क्या है भाई? तो क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन है यहाँ पे एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, ब्लॉक का मास है कैपिटल एम, और इस ब्लॉक पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया हुआ है हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पे, ठीक है भाई। और यहाँ जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है म्यू। अब क्वेश्चन है आपके पास में फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम फोर्स, magnitude of minimum force required and its direction required such that block just start to move. ब्लॉक जस्ट स्टार्ट टू मूव। यानी ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है भाई, फाइंड क्या करना है, तो हमें ये जो फोर्स दिख रहा है ना इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, और इस फोर्स को किस डायरेक्शन में अप्लाई किया जाए जिससे हमें फोर्स मिनिमम अप्लाई करना पड़े और ये ब्लॉक चलना शुरू कर दे, यानी ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर दे। इतनी बात समझ में आ गई? तो फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है भाई। तो इसके लिए भाई फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब इस F को अगर रिजॉल्व करते हैं, हमने मान लिया किस एंगल पे हमने फोर्स अप्लाई किया, थीटा, तो F का इधर कंपोनेंट होना चाहिए F cos थीटा, इधर कंपोनेंट क्या होगा F sin थीटा। अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल एक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट होना चाहिए mg, और ब्लॉक जब हमारा मूव करेगा, यानी मूव करने की टेंडेंसी क्या होगा या मूव करेगा, तो फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन होना चाहिए। यहाँ के हम फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, तो n प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू होना चाहिए mg। तो नॉर्मल एक्शन यहाँ क्या हो जाएगा, mg माइनस f sin थीटा। समझ गए भाई, ये हो गया नॉर्मल एक्शन। तो फ्रिक्शन का फिर मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो लिखते हैं हम यहाँ पे म्यू mg माइनस म्यू f sin थीटा। यानी ये तो मैग्नीट्यूड हो गया फ्रिक्शन का, बट इस ब्लॉक को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने का काम कौन कर रहा होगा, f cos थीटा। तो f cos थीटा मोशन को कॉज करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स मोशन का अपोज करेगा, तो जो नेट फोर्स की इक्वेशन होगी वो होना चाहिए था F cos थीटा ये ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए किसके, फ्रिक्शन। यानी F cos थीटा इज इक्वल टू म्यू mg माइनस म्यू f sin थीटा, यानी ये वैल्यू होना चाहिए। अब अगर हम इसको इधर ले, देखिए आप सोच सकते हो ये दोनों ब्लॉक अगर फोर्स अगर इक्वल है तो मोशन क्यों होगा। अब दोनों फोर्स इक्वल है तो मोशन हो सकता है, लेकिन कैसा होगा, यूनिफॉर्म विदाउट किसी एक्सेलरेशन। यानी हमको यहाँ पे जो मिलेगा वो कंडीशन कौन सी होगी, लिमिटिंग कंडीशन होगी। तो यहाँ F को अगर हम कॉमन लेते तो हो जाता cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg। इतनी बात समझ में आ गई? अब इतनी से बात क्लियर हो गई, तो ये जो फोर्स है कितना होना चाहिए, हम कहते हैं म्यू mg अपॉन cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, यानी इतना सा फोर्स होना चाहिए। ये आंसर हमारा सही हो सकता था। कब सही होता, जब हमें थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू गिवन होती। अभी तो न्यूमेरिकल में भी हमसे पूछ लिया गया फाइंड इट्स डायरेक्शन, यानी थीटा भी हमको पता करना है और मिनिमम फोर्स भी चाहिए। तो मिनिमम फोर्स के लिए अभी यहाँ हम अप्लाई करेंगे मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन। तो देखिए अभी हमने जो लिखा है फोर्स, वो लिखा था हमने म्यू mg अपॉन cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। अब देखिए फोर्स यहाँ मिनिमम का होगा जब ये जो डिनोमिनेटर है ये क्या हो, मैक्सिमम।
यानी ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, फिर मिनिमम होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं इस वैल्यू को हमने क्या मान लिया, s, और लिख दिया cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, इसको क्या मान लिया हमने, s। अब कहेंगे फॉर मिनिमम और मैक्सिमम s, ds अपॉन d थीटा इज इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब इसी बात पे हम इस s को डिफरेंशिएट करते यानी ds अपॉन d थीटा, तो यहाँ ds अपॉन d थीटा करते तो cos थीटा का डिफरेंशियल क्या होता, माइनस sin थीटा, प्लस हो गया म्यू, और sin थीटा का डिफरेंशियल क्या हो गया, cos थीटा। और मैक्सिमम मिनिमम दोनों के लिए हमें इसे क्या करना होगा, 0 करना होगा। तो जब हम लिखते हैं 0 इज इक्वल टू माइनस sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, तो यहां से हमको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, यानी थीटा इज इक्वल क्या होना चाहिए, tan इनवर्स म्यू। यानी जो फोर्स हमने अप्लाई किया था वो फोर्स हमें इस एंगल पे अप्लाई करना चाहिए। अब इसके बाद डायरेक्शन तो मिल गई हमें, फोर्स की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो ये हमने एक छोटा सा ट्रायंगल बना लिया अभी। अब tan थीटा इज इक्वल टू म्यू है, यानी ये म्यू हो गया, ये 1 हो गया, और ये हो गया अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1, और ये एंगल हो गया थीटा। अब फोर्स की हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू के लिए हमने लिखा भाई म्यू mg अपॉन क्या लिखना था हमें, cos थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से क्या होगी, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू लिख दिया, sin थीटा की वैल्यू लिखें क्या होगा, म्यू अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया म्यू अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये होना चाहिए था मिनिमम फोर्स। इतनी बात क्लियर होगी। तो फिर हम देखते हैं थोड़ा सा इधर साफ करके। अब इधर देखिए, फिर हमने जो है थोड़ा इसको सॉल्व किया, तो एफ मिनिमम इज इक्वल हो गया भाई म्यू mg अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। यानी और सॉल्व करेंगे तो आएगा म्यू mg अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। यानी ये फोर्स की मिनिमम वैल्यू हो गई, इतना मिनिमम फोर्स अप्लाई करना चाहिए था। ठीक है भाई। अब इसके बाद में फिर हम लोग देखते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा भाई, जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक ये कोई सरफेस है, प्लेन हो गया, और इस पे हमने इस ब्लॉक को ऐसे रख लिया। अब इस सरफेस को हमने इंक्लाइन करना शुरू किया, थोड़ा सा हमने ऐसे इंक्लाइन किया। देखिए ये ब्लॉक अभी भी रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा। फिर हमने क्या किया, इसको थोड़ा और इंक्लाइन किया, अभी भी ये ब्लॉक हमारा रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा होगा। इसका मतलब है कि इसको स्टैटिक फ्रिक्शन ने रोक रखा है। अब हमने इसको थोड़ा सा और इंक्लाइन किया, और जैसे ही हमने इस बार थोड़ा सा इंक्लाइन किया, ब्लॉक में इधर हो गई टेंडेंसी ऑफ मोशन। यह हम कह सकते हैं ब्लॉक जस्ट स्टार्ट टू मूव। समझ गए? यानी ब्लॉक हमें हमारा जो है वो इस डायरेक्शन में इसने मूव करना शुरू कर दिया। तो इस समय ये जो इंक्लाइन सरफेस है, हॉरिजॉन्टल से जितना भी एंगल बना रही होगी, ये इसी एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा भाई? एंगल, इट इज द इंक्लिनेशन एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल व्हेन अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ओवर इट जस्ट स्टार्ट टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ गए भाई? तो अब इसको देख लेते हैं, क्योंकि ब्लॉक ने भाई मूव करना शुरू कर दिया विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी ये लिमिटिंग कंडीशन होना चाहिए।
तो ये एंगल है भाई इंक्लाइन प्लेन का, जिसको हम एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे। और जब हमने इस ब्लॉक को यहाँ पे ऐसे रख दिया तो इस ब्लॉक ने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलना स्टार्ट भी कर दिया, यानी इधर क्या होना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन, डाउनवर्ड क्या होना चाहिए, वेट mg। अब इस वेट को रिजॉल्व करें तो ये थीटा 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा हो गया, और mg का इधर कंपोनेंट mg cos थीटा, mg का अलोंग द प्लेन वाला कंपोनेंट mg sin थीटा, और ब्लॉक को रोकने का काम जो कर रहा है, मोशन का अपोज जो कर रहा है, वो कौन है, फ्रिक्शन। अब यहां अगर हम देखें तो नॉर्मल रिएक्शन किसे बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा को, तो यहां फ्रिक्शन होना कितना चाहिए, म्यू mg cos थीटा, क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता है भाई, म्यू इन होता है, तो फ्रिक्शन हो गया भाई म्यू mg cos थीटा। अब ये ब्लॉक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है, इट मींस mg sin थीटा एंड फ्रिक्शन, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg sin थीटा। तो यहाँ पे जो mg sin थीटा है वो इक्वल होना चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स के, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल होंगे, नेट फोर्स जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। तो यहाँ लिखा हमने mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। तो भाई mg तो कैंसिल हो गया, बचा क्या sin थीटा इज इक्वल टू म्यू cos थीटा, और यहां से एक बार फिर वही आंसर आया, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, यानी जब tan थीटा इक्वल टू म्यू होगा तो उस कंडीशन में लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा और ब्लॉक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे स्लाइड करके आ रहा होगा। इतनी बात क्लियर होगी, तो फिर हम इसमें से थोड़ा और कुछ बातें करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो यानी जब यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू म्यू होगा, तो अभी अभी हम लोगों ने कहा कि ये तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव या विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यहीं पे अगर होता tan थीटा लेस देन म्यू, अब यहां जब होता tan थीटा लेस देन म्यू, यानी देखिए इंक्लाइन प्लेन है और ये एंगल है इसका थीटा, थीटा छोटा होगा तो tan थीटा की वैल्यू भी कम होगी, म्यू से कम है, तो अब जो ब्लॉक यहाँ पे आपने रखा हुआ था ना, वो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, मतलब ये कंडीशन किसकी है, स्टैटिक फ्रिक्शन। सॉरी ये किसकी वैल्यू हो गई, स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी इंक्लाइन प्लेन पे अगर tan थीटा की वैल्यू लेस देन म्यू होगी तो ये ब्लॉक कभी भी मूव नहीं करेगा, क्या कहेंगे इसको हम लोग, स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन है। और अगर यहाँ tan थीटा हो गया ग्रेटर देन म्यू, मतलब इस एंगल को आपने इंक्रीज किया, इंक्रीज करोगे थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, तो जब tan थीटा होगा ग्रेटर देन म्यू तो फिर ये ब्लॉक विद एक्सेलरेशन मूव करके आएगा और इसे हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या कहेंगे इसे हम, काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी यहां पे क्या होगा, कहेंगे ब्लॉक मूव विद सम एक्सेलरेशन, विद सम एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे अब ब्लॉक जो है किसी एक्सेलरेशन से मूव करके आएगा, कब मूव करके आएगा, जब tan थीटा होगा ग्रेटर देन म्यू, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कब आएगा, tan थीटा इक्वल टू म्यू, और tan थीटा लेस देन म्यू होगा तो ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे ही रेस्ट पे रहेगा, रुका रहेगा, मूव नहीं करेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई।